बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और मेगा कवरेज लगातार भारत 24 पर आप देख रहे हैं। मतदान के 6 घंटे पूरे हो चुके हैं और 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार लगातार नजर आ रही है और तस्वीरें लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक चलेगी। कई दिग्गज इस चुनावी रण में जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। साथ ही साथ झारखंड की बात करें तो 3 सीटों की यहां पर वोटिंग होगी। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बताते चले, मतदान के 6 घंटे पूरे हो चुके हैं और 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे। 904 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में है। पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए क्योंकि देखिए एक तरफ गर्मी काफी ज्यादा है और ऐसे में मतदान प्रतिशत को बढ़ाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन पोलिंग स्टेशन पर पूरी तैयारियां की गई है कि जो मतदान करने के लिए पहुंचे उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वोटिंग के रन क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव का ये आखिरी पड़ाव है और 7वें और आखिरी फेज को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये उत्साह देखिए कि किस तरह से यहां पर जो लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे, जनता से वोटिंग की अपील भी की जा रही है और साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए देखिए लंबी कतार नजर आ रही। पहली तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर पोलिंग स्टेशन की तस्वीर है जहां नाचते हुए गाते हुए यहां पर लोगों को वोट की अपील की जा रही है। दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर में एक लंबी कतार आपको नजर आ रही है। चौथी तस्वीर देखिए किस तरह से बुजुर्ग जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखिए व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग महिला भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है और तस्वीरें जो आखिरी तस्वीरें देखिए किस तरह से लंबी कतार वहां पर लगी हुई है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतार की ये अलग अलग तस्वीर और पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच 7वें और आखिरी फेज के मतदान को लेकर प्रक्रिया जारी है। ओवर टू यू आयुष। बिल्कुल रंजना, और इस समीकरण के साथ साथ इस फेज में कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी इस फेज में है जहां लगातार लोग मतदान कर रहे हैं काशी के मुद्दों को लेकर, काशी के विकास को लेकर और काशी में जो बदलती तस्वीर है उसको लेकर भी लगातार मुद्दा देखा जा रहा है। साथ ही साथ गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोट किया, पवन सिंह ने अपना वोट कास्ट किया, वो भी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रताप सारंगी पूर्व मंत्री थे और बालासोर ओडिशा की सीट से उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। उम्मीदवार एक बार फिर से हैं। कई बड़े दिग्गजों की साख प्रिया दांव पर है। बिल्कुल, आप देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा 5 और केंद्रीय मंत्री जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए भी और उनकी किस्मत का फैसला भी आज देश की आम जनता कर रही है। 4 एक्टर्स जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा और इसके साथ 904 उम्मीदवार जो कि चुनावी मैदान में हैं। सीधे आपको काशी लिए चलते हैं। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से कनेक्टेड है। काशी का मिजाज गौरव आपको कैसा नजर आ रहा है? वोटिंग के 6 घंटे पूरे हो चुके हैं, मुद्दे क्या जिन लोगों से आपकी बात हुई हो और मौसम को लेकर के भी क्या जानकारी, क्योंकि इस बार मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बिल्कुल देखिए, अगर काशी की बात करें तो लगातार यहाँ पर सुबह से जो मतदाता हैं वो लंबी लंबी कतारें लगा करके मतदान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं। लेकिन लगातार सुबह से मैं कई पोलिंग बूथों तक गया, लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि लगातार आज अगर बात करें काशी की तो यहाँ पर जो तापमान है वो तो बढ़ा ही हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उमस यहाँ पर लगातार हो रही है और उसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। और जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको तस्वीर दिखा दूँ, दुर्गा कुंड का ये इलाका है और यहाँ पर जो ये पोलिंग स्टेशन है, अभी की जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि जो मतदाता हैं आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी सी आपको कम नजर आ रही है। हालांकि इस पोलिंग बूथ पे बात करें, जब सुबह मतदान की शुरुआत हुई थी तो तमाम जो मतदाता थे जिनको सबसे पहले सुबह 7 बजे घर से निकल करके और सीधे मतदान केंद्र तक पहुंचना था, तो अच्छी खासी संख्या दिख रही थी। और अभी भी कुछ हिस्सों में जो संख्या है वो अच्छी खासी है, लेकिन कुछ हिस्सों में इस तरीके की भी जो तस्वीर है लगातार दिखाई दे रही है। और इसका सबसे
सबसे बड़ा असर यह है कि जो लगातार जिस तरीके से ये मौसम लगातार लोगों को मार रहा है, उसका सितम लगातार लोग यहाँ पर सह रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें वोटर्स की, तो जो उनके मुद्दे हैं, जाहिर सी बात है काशी में जो विकास कार्य हुए हैं उस आधार पर वो मतदान कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत मेरी हुई। इसके अलावा आपने देखे कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है जो व्यवस्थाओं को अगर हम देखें चुनाव आयोग की तरफ से, तो वो जो व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ तक होनी चाहिए बेसिक, उन सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। इस बढ़ते गर्मी के बीच में पीने के पानी की व्यवस्था, कई बूथों पर जो हमने देखा कि ORS जो पैकेट के हैं वो लोगों को लिक्विड में दिए जा रहे हैं पीने के लिए। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जहां लंबी कतारें हैं उनको पानी के जो पैकेट्स हैं वो लोगों के हाथों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार गर्मी की वजह से वाराणसी में मौत के भी आंकड़े निकल के सामने आए हैं। तो प्रशासन इस बात को खासा ध्यान में रख के चल रहा है कि किसी प्रकार से जो ऐसी कोई स्थिति ना बने जो विपत्ति की स्थिति बन जाए। ठीक है गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। महिमा भी मंडी से जुड़ चुकी हैं और साथ ही सासाराम से सहयोगी अस्मित सिन्हा लाइव कनेक्ट हो गए हैं। महिमा, अगर आप सुन पा रही हैं हमें, मंडी में क्या फिजा दिख रही है सियासत की, मुद्दे क्या हैं, और क्या हिमाचल का मौसम भी उतना ही गर्म है जितना हम बाकी हिस्सों में देख पा रहे हैं यूपी बिहार में? बिल्कुल आयुष, सुबह और शाम का मौसम तो यहाँ पर ठीक होता है, लेकिन अभी दोपहर है और धूप बहुत ज़्यादा है, तो तापमान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और सियासी पारा भी लगातार बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। अच्छा, मंडी में मैं चूँकि इस वक्त मौजूद हूँ और भांबला ये जगह है, ये जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंगना रनौत का घर है। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अग्निवीर मुद्दे को लेकर के बातचीत की, विकास मुद्दा इस चुनाव में, तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आई, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी। लेकिन आंकड़े सामने रख देते हैं फटाफट से। पूरे हिमाचल की बात करें, अभी तक 31.92% वोटिंग हो पाई है चारों की चारों लोकसभा सीट्स पर। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप बखूबी जानते हैं कि 6 विधानसभा चुनाव, उपचुनाव भी है, उनकी बात करें अगर सुजानपुर की, सुजानपुर हमीरपुर में आता है, 26.30% वहां पर हुआ है, कुटलैहड़ में 31.90%, धर्मशाला में 27.30% और बड़सर में 22% के आसपास हुआ, लाहौल स्पीति 30.98%। यानी कि मतदान यहाँ पर धीमी गति से होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम बड़ी वजह आप मान सकते हैं, क्योंकि दोपहर के समय धूप तो बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हो सकता है कि शाम को जैसे जैसे सूरज ढले वैसे लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और भारत 24 भी यही अपील करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। आज हम हमीरपुर गए थे, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में अनुराग ठाकुर से बातचीत की, वो भी चारों की चारों लोकसभा सीट में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। और उसके बाद हम मंडी आए और इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि मंडी में सियासी मूड क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर विकास का है। जो विकास करेगा जनता उसी को अपना मत देगी। ये भी बहुत अहम है। अगर मंडी की बात करें तो बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और उनके सामने राजकुमार हैं विक्रमादित्य सिंह, और महिमा बहुत अच्छे तरीके से बता रही थी कि आखिरकार इस चुनाव में किस तरीके का मुद्दा है। बिहार के सासाराम आपको ले चलते हैं, जहां से अस्मित सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। और अस्मित, जब बात होती है 2019 के नतीजे की, तो कोई राज्य ऐसा जहां पर हमने देखा कि स्विंग स्टेट बीजेपी को बम्पर वहां पर जीत मिली थी, इसमें बिहार भी आता है। 39 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। आप सासाराम में मौजूद हैं, वहां पर इस वक्त तस्वीरें कैसी, और ये भी बताते चलिए कि वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से क्या आंकड़े अभी तक? नहीं, बिल्कुल प्रिया, देखिए ये सासाराम लोकसभा क्षेत्र है जहां से सिवेश राम को बीजेपी ने एक बार अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि छेदी पासवान यहां से सिटिंग सांसद हैं, उनका टिकट कटा था इस बार, और सिवेश राम का मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी यानी इंडी ब्लॉक के मनोज राम से होना है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर हम मौजूद हैं और यहाँ सुबह से वोटिंग जारी है। हालांकि दोपहर का वक्त है और क्योंकि भीषण गर्मी है बिहार में, तो इसको लेकर के बहुत कम संख्या में फिलहाल लोगों की मौजूदगी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं और ये फर्स्ट टाइम वोटर है, सर्टिफिकेट भी मिला है। आप तस्वीरें देखिए, अदिति राठौर, और ये इनको सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर। कैसा लगा वोट डाल के आज पहली बार प्रयोग किया? अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। किन मुद्दों पे वोटिंग हुई है आज? मुद्दा तो अपना जो भी है वही है। तो क्या आप एक स्टूडेंट है ना, क्या मुद्दे हैं? हाँ, स्टडी और अच्छा हो, यहाँ फैसिलिटी वगैरह काफी अच्छा हो, बस वही स्टडी को लेकर इम्प्रूवमेंट। और केंद्र पे व्यवस्था जी सर सही है। पानी वानी का व्यवस्था है? पानी वानी की व्यवस्था का आपको क्या लगता है? पानी का व्यवस्था हाँ है, अभी शायद लगता है खत्म हो गया है, लेकिन फिर से तो जरूर आएगा। तो क्या लग रहा है अच्छा है? वोटिंग हो गया सासाराम के लिए? हाँ। नए सांसद को चुनना है या फिर क्या होगा इस बार? पता नहीं। चलिए बिल्कुल, देखिए यहाँ के लोग है, सासाराम लोकसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है ये स्टेट प्रिया, और यहाँ से सिवेश राम चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से
वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक है। अभी तक जो परसेंटेज हुए हैं उसके मुताबिक सासाराम की जब बात होती है इसमें, तो यहाँ पर चाहे वो एनडीए हो या फिर INDI ब्लॉक, दोनों ने अपने उम्मीदवार को बदला। हम आगे इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन सर्वेश का रुख कर लेते हैं जो कि पटना साहिब से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और सर्वेश, पटना साहिब का जो इतिहास रहा, बीजेपी को जीत वहां पर मिली 2009, 14, 19, यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा चुने गए, रविशंकर प्रसाद चुने गए, शेखर सुमन को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस बार पटना का माहौल आपको कैसा नजर आता है? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये, क्योंकि बिहार में प्रचंड गर्मी हो रही है, हमने देखा कि हाल के दिनों में कैसी तस्वीरें पटना और आसपास के इलाकों से सामने आई। इस मौसम में वहां पर क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जो वोटर्स हैं उनको क्या सुविधा मिल रही है? देखिए, वोटर्स के लिए सुविधाएं तो की गई हैं। इस बार टेंट की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है और पंखे भी दिखाई दे रहे हैं आप आज पटना के बूथों पर। पटना साहिब के ST सेवरेंस बूथ पे हैं और आपने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया, तो शत्रुघ्न सिन्हा थोड़ी देर में यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँचेंगे। तो ये सीट जो है पटना साहिब की, जहाँ तक सीट की आपने बात की, तो सीट पर देखिए पटना साहिब की सीट पर टसल तो बहुत तगड़ी है। निश्चित तौर पर रविशंकर प्रसाद के सामने अंशुल अभिजीत हैं जो कि मीरा कुमार के पुत्र हैं, और सीधे तौर पे कहा जाए तो यहाँ पे सीधी फाइट उनके साथ है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से PM मोदी की रैली हुई, PM मोदी ने रोड शो किया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आए और रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी कद्दावर नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, तो एक तरह से उनकी छवि और उनकी छवि के साथ साथ कहीं ना कहीं एक जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो यहाँ पे काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। लोगों को एक तरह से भरोसा है विश्व विकास के नाम पर। और एक तरफ जहाँ तक बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन ये कहता रहा है कि मोदी की बात होती है, मुद्दों की बात नहीं होती है। तो उसके जवाब में NDA के लोग कहते हैं कि मोदी की बात तो होगी ही, जब मोदी गारंटी है विकास की, मोदी गारंटी है नौकरी की, मोदी गारंटी है रोजगार की, मोदी गारंटी है आयुष्मान भारत की। तो तमाम जो बातें एक तरह से कहा जाए तो जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है वो तो चुनाव में चलता ही रहता है और उसका असर भी देखने को कई बार मिलता भी है। लेकिन इस बार अगर टसल की बात करें तो निश्चित तौर पर हर सीट पर फाइट तगड़ी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 251 सभाएँ की और उसके साथ साथ अगर देखा जाए NDA कोटे से, तो NDA कोटे से तमाम बड़े दिग्गज ने यहाँ पे भी सभाएं की हैं पूरे बिहार में। तो इन तमाम चीज़ों का असर देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से मतदाताओं का रुझान इस बार 7वें चरण में देखने को मिल रहा है, गर्मी के बावजूद, भीषण गर्मी है, उसके बावजूद जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है अपने वोट कास्ट करने को लेकर। और जिला प्रशासन ने भी, चुनाव आयोग ने भी बहुत अच्छी पहल की है इस बार 7वें चरण को लेकर। और तमाम जो एहतियाती कदम हैं गर्मी से बचाव के लिए, वो तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है बूथों के बाहर, ताकि किसी को भी किस तरह कोई समस्या हो तो तत्काल उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। प्रिया, अगर गौरव बात की जाए वाराणसी मंडल के और जिलों की, चंदौली की, गाजीपुर की, मिर्जापुर, ये जो आसपास के जिले हैं, वहां क्या वोटिंग पैटर्न दिख रहा है? और कई बड़े दिग्गज हैं, चाहे महेंद्र नाथ पांडे की बात की जाए, अनुप्रिया पटेल की बात की जाए, 2 केंद्रीय मंत्री इस सीट के आसपास भी हैं, वहां क्या स्थिति नजर आ रही है? और बिल्कुल देखिए, अगर बात करें महेंद्र नाथ पांडे की, तो महेंद्र नाथ पांडे पार्टी में एक वरिष्ठ नेता हैं और एक पुराना अनुभव रहा है उनका। और इस बार अगर देखें उस सीट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगातार जो काशी का प्रभाव है उन दोनों सीटों पर भी देखने को मिलता है, जिनका आपने नाम लिया, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की बात करें या महेंद्र नाथ पांडे की बात करें, तो स्थिति अच्छी है। हालांकि अगर आप देखें, अभी मैं काशी की बात करूं तो एक सबसे बड़ी बात है कि अब जो समय है लगातार 6 से 7 घंटे का एक वक्त हो चुका है, लेकिन जो पोलिंग प्रतिशत है वो लगातार बहुत कम चल रहा है। अभी जो हम लोगों को जानकारी दी गई 11 बजे तक वो 25 से 26% तक जो मतदान है वो पहुंच पाया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह आयुष ये है कि एक तो मौसम, और दूसरा इस बार बनारस में जो मैं घूम करके देख रहा था, बातचीत कर रहा था, बनारस का जो मुस्लिम मतदाता है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सीधा सीधा रोजगार एक बुनकर समुदाय से जुड़ा हुआ है। वो बनारसी साड़ियों को तैयार करते हैं, उनका एक पूरा व्यवसाय उससे चलता है। और उस व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो खास करके साउथ के हिस्सों में बड़ा कारोबार है, सूरत में एक बड़ा इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। उनकी अपनी ये समस्याएं थी कि कुछ पिछले 10 सालों में कुछ बुनियादी उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों को सरकार ने ध्यान दिया, छुआ जरूर, लेकिन उस पर बातचीत नहीं हो पाई। और खास करके अगर मैं बात करूं उन हिस्सों में भी वोटिंग बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस बार वाराणसी, तो आपने देखा होगा कि जैसे बाकी स्टेट में चुनाव संपन्न होते गए, सबसे ज्यादा
फोकस जितने बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के वो काशी में देने लगे, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी एक नजीर पेश करना चाहती है। और ये जो वोटों का अंतर लगातार रहा था, जब 2013-14 का वक्त था, प्रधानमंत्री पहली बार वाराणसी लड़ने आए तो उन्होंने तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी प्राप्त हुए। उसके बाद ये आंकड़ा जो था धीरे धीरे बढ़ता गया। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जीत तो हो रही है, लेकिन इसको एक महाविजय के रूप में बीजेपी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए कि वाराणसी में कैसा मुकाबला है, तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो बस अंतर बढ़ाना है, हमारे सामने वहां पर वाराणसी में कम से कम कोई भी नहीं है। महिमा का एक बार फिर से रुख करते हुए, मंडी से लगातार महिमा मौजूद है। और महिमा, क्योंकि चुनावी दौर में जब मंडी से कंगना रनौत का नाम सामने आया, उसके बाद एक लंबा सस्पेंस गहराता गया कि वहां से मंडी में कंगना रनौत के सामने कौन। हालांकि कांग्रेस ने बहुत देर से ही सही लेकिन अपने पत्ते वहां पर खोल दिए, विक्रमादित्य सिंह को वहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया। क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश से ही ताल्लुक रखती हैं, जो वीरभद्र सिंह की लेगेसी है और वीरभद्र सिंह के जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम विक्रमादित्य सिंह एक तरफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस चुनाव में कितनी टक्कर वहां पर कंगना रनौत के लिए? टक्कर तो कांटे की है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस बार अगर बात करें मंडी लोकसभा सीट की, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हो, ये दोनों के दोनों प्रत्याशी यानी कि कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह दोनों ही पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले आप बखूबी जानती हैं कि बॉलीवुड में काम किया है कंगना रनौत ने, लेकिन विक्रमादित्य सिंह को राजनीति का कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है। हमने इससे पहले देखा है कि विक्रमादित्य सिंह कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक भी हैं, कैबिनेट में मंत्री भी हैं। लेकिन जैसे कि आपने भी बताया कि सस्पेंस बहुत लंबा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या एक बार फिर से कंगना रनौत के सामने मंडी से जो मौजूदा सांसद है प्रतिभा सिंह, उन्हीं को उतारा जाए। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि प्रतिभा सिंह ने साफ तौर पर मना किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी है और वो प्रदेश की कमान इस वक्त संभाल रही है और उनको प्रदेश के बारे में आगे और देखना है, क्योंकि दोबारा से जब चुनाव होंगे, उपचुनाव को लेकर के भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि उनको प्रदेश की कमान संभालनी है। इसलिए विक्रमादित्य सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई और दोनों ही युवा नेता है और इसलिए कह सकते हैं हम किस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि इन नतीजों का महिमा सरकार की स्थिरता पर कितना असर पड़ेगा? हमने काम किया विधानसभा के इन 6 उपचुनाव वाली सीटों का और लोकसभा के नतीजों का मोराल पर कितना असर, संक्षेप में अगर आप बताएं महिमा। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर तो आप बखूबी जानते हैं कि खूब वार पलटवार हुआ, लेकिन 6 विधानसभा सीट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा होता है कि 6 विधानसभा सीट्स दोबारा से जो बागी विधायक है वही जीत कर आ जाते हैं, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि वो जो बागी विधायक है इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो जो विधानसभा की सीट्स है वो दोनों बराबर हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के पास भी बराबर की सीट्स रहेंगी, भारतीय जनता पार्टी के पास भी बराबर की सीट्स, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में है और कहा जाता है कि वो 3 निर्दलीय विधायक जो है वो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जो 6 विधायक थे वो इससे पहले कांग्रेस पार्टी के साथ थे, बागी हुए, इस वक्त अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो बीजेपी के साथ आएंगे, तो सरकार थोड़ी मुश्किल में आ सकती है। जी बिल्कुल, सरकार की स्थिरता को लेकर भी एक तरह से फैसला और 4 जून को नतीजे स्पष्ट होंगे। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने, उनका तारुफ करा देते हैं। प्रिया प्रमोद स्वामी जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के विचारक, विजय राठी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तनु जी हमारे साथ स्टूडियो में है राजनीतिक विश्लेषक, नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक और सूर्यप्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत भी है। प्रिया बिल्कुल, और सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगी सूर्यप्रकाश जी। अलग अलग जगहों से जो सहयोगी हमारी तस्वीर भी दिखाते हैं, वोटिंग परसेंटेज अभी तक बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं आया। 6 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी शाम के 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। जो तस्वीरें आ रही है उसको देख करके आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सभी से निवेदन करूंगा कि निकलिए अपने घर से बाहर और पहले कीजिए मतदान, उसके बाद अपनी दिनचर्या को पूरा कीजिएगा। ये देश के भविष्य का चुनाव है। और आपने जो कहा कि वोटिंग परसेंटेज के लिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज अभी तक मैंने देखा है कि हो चुका है। उड़ीसा में थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझको, और बिहार, पश्चिम बंगाल में तो सारे चरण में ही अच्छा वोटिंग परसेंटेज हुआ है। हाँ, वहाँ संदेश खाली के द्वारा जो महिलाओं में जो आक्रोश है वो दिख रहा है सबको। और महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहूँ कि जो वोटिंग परसेंटेज है, आप देखिएगा अंतिम चरण का चुनाव है, उत्साह बहुत भारी है जनता का मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा से बनाने के लिए। तो शाम होते होते आपको ये जो वोटिंग परसेंटेज है एवरेज से 2-3% ऊपर ही मिलेगा। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर वोटिंग परसेंटेज कम रहा कुछ सीटों पे, लेकिन उत्तर पूर्वी का आप देखें तो 58% तक वो वोटिंग परसेंटेज चला गया, जबकि नॉर्मली सभी सीटों पे 53, 53, 54% था। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये इस चरण का चुनाव चल रहा है,
चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को ले लीजिए, एक खासा उत्साह है। पूर्वांचल के लिए तो मैं ये कहूँगा कि 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कार्य किया है, चाहे वो सरयू नहर परियोजना ले लीजिए 5 दशक से रुकी हुई, चाहे डिफेंस कॉरिडोर ले लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ले लीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे ले लीजिए, और साथ ही साथ गोरखपुर का जो खाद कारखाना है और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आया है उसके द्वारा वहाँ पर जो वन डिस्ट्रिक्ट माफिया ख़त्म करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू किया गया, ये सब जो है ना, इससे उत्तर प्रदेश के अंदर एक खासा उत्साह रहा है पूरे चुनावों के अंदर। और रामलला विराजमान तो बात ही अलग है, कहते हैं सोने पे सुहागा। इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लोग जा रहे हैं अयोध्या जी के लिए और वहां पर जाके भगवान श्री रामचंद्र जी के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी फिर एक बार और अब की बार 400 पार। ठीक है विजय राठी जी, कितने सहमत इन बातों से? और 2017 में जो कांग्रेस के साथ आने से फायदा नहीं हुआ वो 2024 में होगा, इसके पीछे क्या गणित, क्या समीकरण पूर्वांचल में आपको दिख रहा है? देखिए ऐसा है, अभी तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं सूर्य प्रकाश जी, हमारे सामने भाजपा के प्रवक्ता के रूप में भी बैठते हैं। चलो दो दो भूमिकाएं निभाते हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। वही बातें जो है उधर बोलते हैं वो इधर इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। हम लोगों को सुनने की आदत पड़ चुकी इनकी ये बातें। सच बात मैं आपसे बता दूं, देखिए जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जो जब पहला फेज शुरू हुआ था, जिस जगह मैं बैठा हूं यहां से पहला फेज शुरू हुआ था और पहले फेज के बाद से जो पिक्चर का पहला शो फ्लॉप हुआ था, वहां से जब धीरे धीरे बढ़ा और तीसरे फेज के बाद से जो लैंग्वेज चेंज हुई माननीय प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो उन्होंने ये बता दिया कि जो देश की जनता वो महंगाई को लेकर के, वो नौकरी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, जो चंदा इन्होंने लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और जो चीजें छुपाई जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तब वो उजागर हुई, उसके जरिए जो इन्होंने चंदा लेकर के धंधा दिया, उन सब मुद्दों पे चुनाव चल रहा है। उसके बाद बात आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा कि वाकई में इनकी बात से मैं एक से सहमत हूं। इन्होंने कहा देश के भविष्य को चुनाव है, सही बात है, देश को बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, आरक्षण एक मिनट आपको रोक रही हूँ। पटना साहिब ले चलते अपने दर्शकों को, शत्रुघ्न सिन्हा वहां पर पहुंचे। सर्वेश जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, शत्रुघ्न सिन्हा सामने आपको दिख रहे हैं, गाड़ी से पहुंचे हैं शत्रुघ्न सिन्हा अपना वोट कास्ट करने, साथ में उनके बेटे हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा हर बार अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। श्री सेवरेंस स्कूल है पटना का, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेटे के साथ यहाँ पहुँचे हैं और अपना वोट यहाँ कास्ट करेंगे। हालांकि हमेशा ये देखने को रहा है कि उनकी पत्नी पूनम सिन्हा भी अपना वोट यहीं कास्ट करती रही है, लेकिन इस बार केवल शत्रुघ्न सिन्हा और उनके बेटे जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं अपना वोट कास्ट करने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अभी बिल्कुल बिहारी बाबू वाली छवि है शत्रुघ्न सिन्हा की। और ये भी बहुत दिलचस्प है सर्वेश कि जिस पटना साहिब में वो इस वक्त मौजूद है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, एक वक्त पर वहीं से सांसद थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में जब शामिल होते हैं तो वहीं से शिकस्त भी झेली और इस वक्त आसनसोल से, बंगाल से टीएमसी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। लेकिन क्या मीडिया से बात कर रहे हैं सर्वेश? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेरा रखा है और वो मीडिया से फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। हालांकि वो लगातार यही कह रहे थे कि वोट पहले कास्ट करने दीजिए, उसके बाद तमाम बातें की जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल मीडिया कर्मियों ने उनको घेर लिया, तो वैसी परिस्थिति में वो कुछ उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वोट कास्ट करने के बाद भी वो मीडिया से बात करेंगे जैसा कि वो कह रहे थे। और देखिए आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख रही होंगी कि किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा जी सर आप हाँ, मैं सांसद रह चुका हूँ, अभी मैं आसनसोल से हूँ, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। हर बार आता हूँ और इस बार भी वोट देने आया हूँ। लोगों से ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके वोट दें, अपने मत का प्रयोग करें, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। हाँ, ये सब बातें बाद 4 तारीख को नतीजे निकल जाएंगे।
जी, अपने ही अंदाज में शत्रुघ्न सिन्हा जवाब देते हुए और कहते हुए कि मैं यहाँ से चुन करके आया हूँ, मैं यहाँ से सांसद बना हूँ, लेकिन अभी आसनसोल से चुनावी मैदान में हूँ। दूसरी तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है वो नुसरत जहाँ की तस्वीर है, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मिनी चक्रवर्ती, माफ कीजिएगा, वो यहाँ पर पहुंची अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन चुनावी दौर में हमने देखा कि इस बार के चुनाव से मिनी चक्रवर्ती ने भी आयुष एक दूरी बना ली। हालांकि पिछली मर्तबा वो वहां से जीत करके जरूर आई थी, और वो तस्वीरें जो कि हमने देखा था कि संसद में जब वो पहुंची थी आशीर्वाद लेते हुए नजर आई थी, पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित उस तस्वीर ने किया था। लेकिन अब मिनी चक्रवर्ती ने एक दूरी बना ली। लेकिन पटना साहिब से हमारे सहयोगी लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। बिल्कुल, गोरखपुर चलते हैं, हमारे साथ सहयोगी मुकेश कनेक्ट हो गया। मुकेश, गोरखपुर में कितना असर, खास करके काजल निषाद की वो भावनात्मक अपील, और काजल निषाद जो अपने राजनीतिक करियर में पहली जीत को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन हर चुनाव में उनको शिकस्त झेलनी पड़ी, इस बार कितनी टक्कर है वहां? देखिए, काजल निषाद इस बार निषाद वोटर फैक्टर्स को लेके बहुत मजबूती की तरह लड़ रही हैं। वहीं उनका मानना है कि निषाद का समर्थन मिलेगा तो इस बार वह विजय रथ को आगे खींचेंगी और गोरखपुर लोकसभा से विजयी बनकर वो लोग संसद में जाएंगे और गोरखपुर की आवाज़ को बुलंद करेंगे। वहीं डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि निषाद समुदाय इस समय एनडीए के साथ है और वो रवि किशन को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। और आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी में 42 के टेम्परेचर में भी लोग बूथों पे आ रहे हैं और मतदाताओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, जो उत्साह के साथ लवरेज है। और इस धूप में भी 42 के टेम्परेचर में भी लोग आके वोट दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। आज आपने वोट दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो पर्व है हिंदुस्तान का। किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार? विकास के मुद्दे पे। तो देखिए, कहीं न कहीं विकास का मुद्दा जो गोरखपुर में बहुत बड़ा हावी है, क्योंकि पूर्वांचल एक ऐसा केंद्र था जो एनडीए सरकार के पूर्व में जो वो सरकारें थी वो पूर्वांचल पिछड़ा हुआ करता था। आज विकास की गति बहुत तेज है। हमारे साथ कुछ और वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं, जो आधी आबादी को आप लोग रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, तो क्या महसूस कर रही हैं इस समय इस सरकारों में? बहुत अच्छा, काफी विकास हुआ है बहुत चीजों का। किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं और क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? विकास के लिए। ठीक है, यानी कि गोरखपुर में विकास की गूंज है, विकास एक मुद्दा है। हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर लगातार मौजूद है।